देखिए, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1996। इसका पहला भाग अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा भाग जो है 11 से पढ़ना है अपन ने। नियम 11 से 10, नियम 10 तक अपन पढ़ चुके थे। देखिए, नियम 11 कैसे संबंधित है, संक्षेप में देखिए। नियम 11 है राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित है। केवल आपको ये याद रखना है कि राज्य प्राधिकरण के वेतन जो भत्ते वगैरह है वो नियम 11 में दिए गए हैं। तो ये कहता है कि भाई किस तरीके से उनके वेतन भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि अनुसूची में दर्शाए गए वेतन और भत्तों के अनुसार उनके जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे। पीछे एक अनुसूची दी हुई है, उसके अनुसार उनके वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। साथ ही साथ समतुल्य पदों को, राज्य सरकार के समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान उनको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इसका मतलब है जिस रैंक के होंगे, अगर वो राज्य सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी रैंक के हैं, तो जो उन राज्य सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन भत्ते मिलते हैं उसी के अनुसार राज्य प्राधिकरण के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको वेतन दिए जाएंगे या उनके वेतन तय किए जाएंगे। ठीक है, तो केवल रूल 11 याद रखना है। रूल 12 कहता है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और योग्यता क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी योग्यता क्या होगी, किसके उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव का जो अनुभव और योग्यता क्या होगी। तो ये कहता है उच्च न्यायालय का जो विधिक सेवा समिति का सचिव है उसको किस रैंक का होना चाहिए, उच्च न्यायालय का अतिरिक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का नहीं होना चाहिए। याद रखना है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी का नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का जो सचिव होगा किस रैंक से नीचे का नहीं होगा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से नीचे का नहीं होगा। यानी इस रैंक का कोई अधिकारी होगा उसी को समिति का सचिव के रूप में बनाया जाएगा, सचिव बनाया जाएगा। अब देखिए अगला क्या कहता है। अगला नियम है 13। ये कहता है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा संख्या, कितने वेतन भत्ते वगैरह इनके होंगे। तो संख्या कह रहा है कौन से कर्मचारियों की, किनके, कर्मचारियों और अधिकारियों की। इनकी सहायता करने के लिए कर्मचारी अधिकारी होंगे ना, तो संख्या कितनी होगी ये तो आप जानते हैं। संख्या इसमें नहीं खुली, इतनी लिखी जितना राज्य सरकार उचित समझे उतनी संख्या में हो सकते हैं कर्मचारी अधिकारी। जितने आवश्यक होंगे उतने अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है राज्य सरकार। किसके परामर्श से करेगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो नियुक्ति कौन कर सकती है, राज्य सरकार करती है। किसके परामर्श से करती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। और कितने हो सकते हैं, जितने आवश्यक होंगे उतने अधिकारी और कर्मचारियों की वो नियुक्ति कर सकती है। तो ये बात सब जगह आएगी, इसीलिए बार बार नहीं दोहराइए। अब देखिए नियम 14 क्या कहता है। नियम जो 14 है वो जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यता से संबंधित है। ये याद रखना, ये यहाँ से कहाँ से संबंधित है, 14 नियम 14 कैसे संबंधित है, जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यता से। तो ये कह रहा है भाई जिला प्राधिकरण में कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो याद रखना ये 8 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनेगा। इसमें कितने सदस्य होंगे, 8। ये याद रखना, आपको ये पूछे जाता है परीक्षा में कि जिला प्राधिकरण में कितने सदस्य होंगे, 8। और राज्य में पुण्य पढ़े थे कितने थे, 15। यहाँ कितने होते हैं जिले में, 8 से अनधिक सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा, जी बनेगा। इसमें फिर कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पदेन इसमें सदस्य होते हैं। देखिए कुछ पदेन सदस्य इसमें होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, कौन का, राज्य प्राधिकरण का जो है पदेन सदस्य होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक होता है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, इनका पदेन सदस्य। इसके अलावा जिला सरकारी प्लीडर होता है, जो सरकारी प्लीडर होता है जिले का, वो भी इसका पदेन सदस्य होता है। अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन, जो बार एसोसिएशन जो अध्यक्ष होता है जिले का, वो भी इसका क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। तो ये आपको याद रखने के जो लोग उसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। मतलब जो भी इस पद पे होगा वो इनके पदेन सदस्य माने जाएंगे। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं जिला प्राधिकरण के। पदेन सदस्य होता है जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सरकारी प्लीडर और अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। इसका क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है। जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो 2 वर्ष के लिए की जाती है।
जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कह रहा है, तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है कितने वर्ष के लिए की जाती है? 2 वर्ष के लिए की जाती। इसके अलावा अगर अन्य सदस्य चाहें तो त्याग पत्र भी दे सकते हैं, अपना जिला प्राधिकरण को ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और 30 दिन के बाद ये पद पर नहीं रहेंगे, या उससे पहले अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे ये अपने पद से हट जाते हैं। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना रखना कि अन्य सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए होती है। तो ये 2 चीजें इसमें याद रखना है। अब नियम 15 देखिए, नियम 15 कहता है जिला प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या। तो जब दोबारा ऐसे नहीं लिखा क्योंकि सेम है, तो संख्या क्या होगी? जितनी राज्य सरकार उचित समझे उतनी संख्या में कर्मचारी वगैरह हो सकते हैं। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। इसीलिए यहाँ दोबारा नहीं लिखा, तो केवल इसका आपको क्या याद रखना है? रूल याद रखना है, तो नियम याद रखना है। नियम 15 में क्या है? इनकी संख्या वगैरह है, और कितनी होगी? तो सेम जो ऊपर है वही है। कितनी होगी? जितनी राज्य सरकार उचित समझे उतनी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी वगैरह हो सकते हैं, और किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। अब देखिए इन 16 नियम क्या कहता है? 16 नियम कहता है जिला प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा शर्तें। सेवा शर्तें क्या होंगी, वेतन क्या होंगे, ये भी इसीलिए नहीं लिखा कि सेम ऊपर जैसा ही है कि इनके वेतन भत्ते जो पीछे अनुसूची दे रखी है उसमें दर्शाए गए, उसके अनुसार इन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। और जिला में जिस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, अगर उस रैंक के हैं राज्य के कोई अधिकारी हैं, तो उनके हिसाब से इनके वेतन भत्ते आदि दिए जाएंगे। तो कोई वेतन भत्ते क्या है, जो आप तो बस इतना ध्यान रखिए जो पीछे अनुसूची में दिए गए हैं उसके अनुसार इनको वेतन भत्ते आदि दिए जाएंगे। तो इसको दोबारा नहीं लिखा, तो इसमें भी आपको केवल नियम ही याद रखना है, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना। अब देखिए उस तरफ दूसरे तरफ देखिए अब ताल्लुक शुरू होता है। नियम 17 जो है ताल्लुक से संबंधित है। अभी जिला हो गया, पहले राज्य पढ़ा आपने, उसके बाद जिला। अब ये जो है ताल्लुक से संबंधित है कि ताल्लुक। नियम जो 17 है ये ताल्लुक से संबंधित है। ये कहता है ताल्लुक तहसील उपखंडी विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यता से संबंधित। तो ये याद रखना है आपको कि भाई अब ये कहता है कि ताल्लुक में कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा। सबसे पहले 15 पढ़ा था पुनः राज्य में, फिर उसके बाद जिले में 8 पढ़ा, और ये जो ताल्लुक आ गया, तो ताल्लुक में जो है 5 से अनधिक कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 5 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनेगा। यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये 17 नियम जो है ये याद रखना है आपको, कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 5 से अनधिक सदस्य, यानी कम से कम 5, न्यूनतम 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, 5 से कम। तो 5 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के ये बनेगा। और इसमें भी कुछ स्थायी सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य जैसे यहाँ थे वहाँ भी हैं, तो वहाँ कौन कौन से पदेन सदस्य हैं ये देखिए। स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का मतलब है जो लोकल में वहाँ ताल्लुक में जो भी बार एसोसिएशन होती है ना हर जगह, तो वहाँ का जो अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सदस्य होगा। चूंकि ताल्लुक है तो वहाँ कौन होता है? उपखंड अधिकारी होता है, तो उपखंड अधिकारी होगा उसका पदेन सदस्य। इसके अलावा उपखंडीय पुलिस अधिकारी होता है, वो भी क्या होगा? इसका पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा अन्य सदस्य वगैरह भी इसमें होते हैं, जो भी राज्य सरकार जितने भी उपयुक्त समझे उतने सदस्य इसके अलावा अन्य सदस्य होते हैं। तो वो कोई खास नहीं है, केवल आपको ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने कि 5 से अनधिक सदस्यों से बनकर बनेगा। स्थानीय बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, वो इसका पदेन सदस्य होगा। उपखंडीय अधिकारी होता है वो भी इसका पदेन सदस्य होगा, और उपखंडीय पुलिस अधिकारी जो भी है वो भी इसका क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं, अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है, जितने वो ठीक समझती है। अब देखिए नियम 18 भी ताल्लुक से ही संबंधित है। ये कह रहा है भाई कितनी संख्या में होंगे उसकी समिति के जो अधिकारी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो ये संख्या सब में एक ही बात लिखा हुआ है कि जितने राज्य सरकार उचित समझे उतनी संख्या में कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं। वही जो पहले कहा था, किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। तो जितने राज्य सरकार उचित समझेगी उतने अधिकारी कर्मचारी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें भी क्या रखना है आपको? केवल नियम याद रखना है। नियम 19 देखिए, नियम 19 भी ताल्लुक तहसील और उपखंड विधिक सेवा समिति के अधिकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों वेतन भत्तों से संबंधित है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी केवल नियम रूल याद रखना है। इसके वेतन भत्ते जो सब पीछे शेड्यूल दे रखा है उसके अनुसार इनके वेतन भत्ते आदि होंगे तय, है ना, या राज्य सरकार तय करेगी जो अधिकारी हैं, तो उनके वेतन पीछे शेड्यूल दे रखा है, उसके अनुसार इनके वेतन भत्ते आदि दिए, सबके शेड्यूल दे रखा है कि कौन को कितना मिलेगा, तो उसके अनुसार तय किया जाएगा कि कितना दिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें भी केवल नियम याद रखना है। अब देखिए नियम
20 जरूर इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कौन व्यक्ति विधिक सेवा का हकदार होगा, कि उच्चतम न्यायालय से भिन्न को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय से भिन्न अन्य न्यायालय की बात कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय से भिन्न, सुप्रीम कोर्ट से भिन्न अन्य कोई न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन व्यक्ति विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो। कौन व्यक्ति पा सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो, उसको दी जाएगी विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको याद रखना है, ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो। या फिर राज्य सरकार ने अगर रकम बढ़ा दी है तो वो रकम है ना, तो वो तो खैर बात आप जानते ही हैं। तो ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए से वार्षिक आय अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर राज्य सरकार 1 लाख रुपए की सीमा को बढ़ा भी सकती है, तो जो बढ़ी हुई सीमा होगी वो तय हो जाएगी। तो फिलहाल आपको याद रखना कि 1 लाख रुपए से अधिक सीमा, 1 लाख रुपए से अधिक उसकी वार्षिक आय नहीं होगी जिस व्यक्ति की या कह लीजिए जो व्यक्ति 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय कमाता है उसको विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जो निःशुल्क विधिक सेवा इस अधिनियम के तहत दी जाती है वो। अब देखिए नियम 21 कहता है लोक अदालतों के व्यक्तियों का अनुभव योग्यता है, कि भाई कौन सा व्यक्ति लोक अदालत है। अनुभव योग्यता मैंने इसीलिए नहीं लिखी यहाँ क्योंकि वो भी कॉमन है। कौन कौन से व्यक्ति बन सकते हैं ये जानते ही आप, जो स्त्रियों से संबंधित कार्यों में लगा हुआ हो, जो SC ST से संबंधित कार्यों में लगा हुआ हो व्यक्ति हो, उनके कल्याण में लगा हुआ हो व्यक्ति हो, है ना, कोई प्रतिष्ठित विधि का ज्ञाता हो या अधिवक्ता हो मान लीजिए, या फिर कोई प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हो जो स्कीमें चलती हैं इनके तहत उसमें क्या रखता हो, रुचि रखता हो, इस तरीके। तो वो कॉमन है इसीलिए उसको नहीं लिखा। तो इसमें भी आपको केवल रूल याद रखना है। तो योग्यताएं तो सामान्य सी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, विधि का ज्ञान रखता हो, SC ST हो, महिलाओं और बालकों से संबंधित हित, उनके हितों में काम करने वाला व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों को बनाया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो आप जानते हैं इसीलिए। अब नियम देखिए 12 क्या कहता है, मध्य प्रदेश विधिक सलाहकार समिति बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आमेलन का मतलब होता है कि जो ये एक्ट है एक मध्य प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड है वो, तो सहायता और सलाह बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी कौन से, मध्य प्रदेश विधिक सहायता एवं सलाह बोर्ड, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया लेकिन वो सहायता पहले है। तो मध्य प्रदेश विधिक सहायता या सलाह बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी समझे जाएंगे जब उस अधिनियम के तहत वो कार्य करते हैं। जब वो इस अधिनियम के अधीन कार्य करते हैं तो उनको भी क्या समझा जाएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी समझा जाएगा, ये कह रहा है बस। ठीक है, आवेदन का मतलब है जब इस अधिनियम के जो एक्ट है, जो मध्य प्रदेश विधिक सहायता सलाह बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी जब वो काम करते हैं तो उनको भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी ही समझा जाएगा। देखिए नियम 23 में कुछ अस्थायी उपबंध की है, टेम्परेरी उपबंध अगर आवश्यक होते तो राज्य सरकार कर सकती है, ये भी कुछ नहीं याद रखना। इसमें भी आपको केवल रूल याद रखना कि अस्थायी उपबंध कहाँ है। तो इसमें जब भी आवश्यकता होती है राज्य सरकार वगैरह क्या कर सकते, कुछ टेम्परेरी उपबंध कर सकते हैं, कोई खास नहीं है ये। नियम 24 याद रखिए, नियम 24 कहता है विषय जिसमें विधिक सेवा अनुज्ञेय है। तो ये कह रहा है कौन कौन से विषय हैं जिसमें आपको विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये कह रहा है नियम अधिनियम की धारा, अधिनियम मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है उसकी अधिनियम की धारा 12 और 13 के अतिरिक्त, मतलब इनको छोड़ करके कौन सी अधिनियम की धारा 12 और 13 को छोड़ करके कौन से मामले हैं, ऐसे मामले हैं जो जिसमें व्यक्ति सुलह कराना चाहता है, समझौता कराना चाहता है, राजीनामा कराना चाहता है, उन मामलों में आपको क्या उपलब्ध कराई जाएगी, उन मामलों में आपको विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जब व्यक्ति खुद राजीनामा कराना चाहता है, समझौते के द्वारा अपने मामले को निपटाना चाहता है, या वो किसी स्कीम का फायदा ले रहा है जो इस अधिनियम से संबंधित स्कीमें हैं वो उनका फायदा ले रहा है, तो ऐसे मामलों में क्या करा जाएगा, ऐसे मामलों में उसे विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये तो आप जानते हैं सुलह वाला मामला है, तो सुलह और समझौते वाले मामले हैं, उसी मामलों में जब सुलह चाहता है आदमी तभी तो इस अधिनियम के तहत आएगा वो। देखिए अब देखिए 25 नियम क्या कहता है, 25 नियम कहता है विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी उनके अलावा। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, वैसे कोई खास तरीके नहीं है। कौन सा नियम है, नियम 25, ये कहता है कि विधिक सेवा प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। तरीके का मतलब है कि कैसे छूट देंगे,
विधिक सेवा दूसरे को आप कैसे उपलब्ध कराएंगे। ये कहता है कि विधिक सेवा कई तरीकों से उपलब्ध कराई जाती है। जैसे मान लो किसी की कोर्ट फीस है, साक्षियों के पेपर, साक्षी जो उपस्थित होते हैं उनके खर्चे वगैरह हैं, वकीलों के जो खर्चे वगैरह होते हैं वो होते हैं, विधिक कार्रवाइयों से संबंधित अन्य कोई जो शुल्क वगैरह लगते हैं, उनमें सब में सहायता करके क्या किया जा सकता है, इन लोगों को विधिक सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसा ही नहीं कि यहाँ ही निपटते हो, मतलब किसी व्यक्ति पे पैसे नहीं है वकील को देने के तो उसके पैसे उपलब्ध करा देना, कागज डॉक्यूमेंट ये सब इनके पैसे उपलब्ध करा देना, जो विधिक कार्रवाई है उनसे संबंधित जो खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति करके भी विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अगला कहता है कि विधिक कार्रवाई में विधिक व्यवसायी प्रतिनिधित्व, मतलब कोई व्यक्ति का वकील नहीं रख सकता, पैसा नहीं तो उसको वकील उपलब्ध करा देना, ये भी क्या है, ये भी विधिक सेवा उपलब्ध कराना। तो ये तरीके बताएं कि इन तरीकों से विधिक सेवा, किसी भी तरीके से विधिक सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। विधिक कार्रवाइयों में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं उनमें जो खर्चा आता है वो उसका खर्चा उठा लेना, उसको उसका शुल्क दे देना, वो भी विधिक सेवा जी है, आपका क्या कहते हैं, विधिक सेवा उपलब्ध। तो इन सारे तरीकों से क्या क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को विधिक सेवा वगैरह प्राप्त कराई जा सकती है। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि है उसको उपलब्ध करा देना किसी व्यक्ति को, तो ये भी सब काय में आते हैं, ये भी सभी विधिक सेवाओं के अंतर्गत ही आते हैं ये सारे काम, कि आपने किसी की हेल्प कर रहे हैं। ये जो अधिकरण है जो कई तरीकों से हेल्प कर सकता है, कि वकील नहीं रख सकते उसका खर्चा दे सकता है, न्यायालय की कार्रवाइयों में जो खर्चे होते हैं उसका खर्चा दे सकता है, मध्यस्थ के हिसाब से मामले को निपटा सकता है, और भी जो होते हैं वकील नहीं रख सकते तो वकील की फीस का इंतजाम कर सकता है। जो ये सब विधिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, यही कह रहा है, इसमें और कोई खास नहीं है। नियम 26 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा, तो इसमें ये याद रखना है कि राज्य प्राधिकरण का जो